दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कहानी नशा बाय मुंशी प्रेमचंद। तो हम इसे स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 11 और क्लास 12 के पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर रहा हूं, ईच सब्जेक्ट चैप्टर वाइज। तो अगर आपको आगे सभी चैप्टर्स के नोटिफिकेशंस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। तो ये है ईश्वरी। ये एक अमीर जमींदार का लड़का है। जी हाँ, ये बहुत ही अमीर है। और इसका एक फ्रेंड है जिसका नाम है बीर। ये ईश्वरी के तरह अमीर नहीं है, ये गरीब है। और ये गरीब क्लर्क का लड़का है। तो क्योंकि ये बीर गरीब है, ये जमींदारों की बुराई करता है। ये जमींदारों को कहता है खून चूसने वाला जोंक और हिंसुक पक्षु। जब भी वीर जमींदारों की बुराई करता है उस वक्त ये ईश्वरी उसका बुरा नहीं मानता। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई प्रॉपर दलील नहीं है, यानी कि रिप्लाई में इसके पास कुछ कहने के लिए नहीं है। तो जब भी वीर जमींदारों की बुराई करता है ईश्वरी चुपचाप सुन लेता है। और एक चीज़ मैं आपको ईश्वरी के बारे में बताता चलूँ कि ये अपने नौकरों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये अमीर है इसलिए ये नौकरों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करता है। तो ये दोनों दोस्त अभी हॉस्टल में है और अब इन दोनों को दशहरे का छुट्टी मिला है। तो बीर के पास पैसे नहीं है इसलिए ये घर नहीं जा सकता। तो अब ईश्वरी बीर को कहता है कि बीर एक काम करो, तुम इस साल मेरे साथ मेरे घर चलो। लेकिन हाँ, एक बात का याद रखना, जैसे तुम यहाँ पर ज़मींदारों की बुराई करते हो ना, तो वहाँ पर मेरे गांव में जाकर ज़मींदारों की बुराई मत करना, क्योंकि मेरे घर के पास और मेरे घर वाले वो सभी ज़मींदार है। तो यहाँ पर बीर अग्री हो जाता है, यानी कि बीर इसके गांव जाने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि बीर के पास और कुछ है नहीं करने को। ये सोच रहा है कि अगर ये हॉस्टल में अकेला रहेगा, मतलब कि सभी बच्चे तो अपने अपने घर जा रहे हैं, तो अगर ये हॉस्टल में अकेला रहेगा ना तो ये बिल्कुल पक जाएगा। तो अब ये दोनों जाएंगे ईश्वरी के घर। तो स्टेशन में ट्रेन आने का टाइम था 9 बजे, लेकिन क्योंकि ये दोनों बहुत ही उत्सुक थे तो ये स्टेशन पहुंच गए शाम में। और हाँ, एक चीज़ आप याद रख ले, क्योंकि ये एमसीक्यू में आ सकता है कि ये दोनों ट्रेन में सफ़र करेंगे सेकंड क्लास कंपार्टमेंट में। तो अब ये दोनों शाम में स्टेशन आ चुके हैं, लेकिन ट्रेन तो आएगा 9 बजे। तो ये दोनों डिसाइड करते हैं कि कुछ खा पी लिया जाए। तो इसलिए ये लोग दोनों जाते हैं रिफ़्रेशमेंट रूम में। तो यहाँ पर आने के बाद ये दोनों खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद ईश्वरी यहाँ के खानसामे को, खानसामे दोस्तों आप कह सकते हैं वेटर को, तो यहाँ के खानसामे को ईश्वरी देता है 98 एज टिप। यहाँ पर बीर को फील होता है कि यहाँ पर जितने भी खानसामे हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वरी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है इन दोनों के ड्रेस के बदलाव में, मतलब कि इन दोनों के ड्रेस को देखकर लग रहा है कि गुरु कौन है और चेला कौन है। तो अब ट्रेन आ जाती है और ये दोनों जाते हैं ट्रेन में। तो यहाँ से जब निकलते हैं, यानी कि ये दोनों जब रिफ्रेशमेंट रूम से निकलते हैं, उस वक्त यहाँ के खानसामे ईश्वरी को सलाम करते हैं। ये बात याद रखना आप कि ये खानसामे सिर्फ ईश्वरी को सलाम करते हैं, बीर को नहीं। तो ये ट्रेन अब यहाँ से खुलता है, यानी कि प्रयास से ये ट्रेन खुलता है और ये पहुँचता है प्रतापगढ़। तो अब प्रतापगढ़ के बाद जब सुबह होती है तब ये ट्रेन पहुँचता है मुरादाबाद। मुरादाबाद पहुंचने के बाद इन दोनों को रिसीव करने के लिए आते हैं दो भद्र पुरुष, पांच बेगार, एक मुस्लिम जिसका नाम है रियासत अली और एक ब्राह्मण जिसका नाम है राम हरक। ये सभी ईश्वरी के घर से आए हैं। तो यहाँ पर ये जो रियासत अली है ना, ये ईश्वरी से पूछता है कि ये बाबू साहब आपके साथ कौन है। तो ईश्वरी कहता है कि ये मेरे साथ पढ़ता है और मेरे साथ ही रहता है। अब यहाँ पर रियासत अली बीर से पूछता है आपका लिबास इतना सफ़ेद क्यों है। तो इसके ऊपर बीर जवाब नहीं देता, यहाँ भी ईश्वरी जवाब देता है और ईश्वरी कहता है कि ये महात्मा गांधी के भक्त है, तो इसलिए ये सिर्फ सादे लिबास पहनते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक छोटा सा सीन है जो मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ। आप सिर्फ ये सब याद रखना जो मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि ये एमसीक्यू में आ सकता है। तो एक इंसान है जिसका नाम है महाराज चंगली। एक गाड़ी की मिजाज और चमरौदे जूते पहनकर ये बाजार में घूमा करता था। एक बार ये बेगार में पकड़ा गया था और इन्होंने 10 लाख से कॉलेज खोल दिया था। तो ये एक छोटा सा सीन है, आप याद रखना, सिर्फ शायद एमसीक्यू में आ जाए। तो अब यहाँ से ईश्वरी और बीर ईश्वरी के घर पहुँच जाते हैं और यहाँ पर जैसे ही ये पहुँचते हैं तो बीर कहता है कि ये घर है या किला, इतना बड़ा घर मैंने आज तक नहीं देखा। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे नौकर है और एक हाथी भी बांधा हुआ है और यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप ये याद रखना कि यहाँ पर नौकर है और एक हाथी बांधा हुआ है।
अब ईश्वरी अपने पिता, चाचा और ताऊ, याद रखना पिता, चाचा और ताऊ। तो ईश्वरी अपने पिता, चाचा और ताऊ से परिचय करवाता है बीर का। अब यहाँ घर के सभी लोग बीर के सम्मान में लग जाते हैं, दोनों के ही सम्मान में लगते हैं, लेकिन ये ज़्यादा सम्मान करते हैं बीर का। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ये यहाँ का मेहमान है। तो कुछ देर के बाद एक नाई आता है इन दोनों के पैर को दबाने के लिए, क्योंकि ये दोनों लंबा सफ़र तय कर कर आए हैं, तो इसलिए ये नाई यहाँ पर इन दोनों के पैर को दबाने के लिए आया है। ईश्वरी इस नाई से कहता है कि पहले तुम बीर के पाँव को दबाओ। तो दोस्तों अब क्या हुआ, ये जो बीर है ना, इसे अब फील हो रहा है अमीरों के तरह। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे नौकर चाकर है, तो बीर अपने सभी काम इन नौकरों से कराता है। तो अब तक ये जिनके अगेंस्ट था, मतलब अब तक ये ज़मींदारों की बुराई करता था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद ये ज़मींदारों से घुल मिल गया है और ये भी अमीरों के तरह व्यवहार कर रहा है और ये अपना सभी काम करवाता है यहाँ के नौकरों से। सो अब भोजन का वक्त हो गया, यानी कि खाने का वक्त हो गया। तो ये दोनों जब हॉस्टल में थे ना, तो ये जहाँ भी बैठकर खाते थे तो ये अपने जूते को पहने रखते थे, लेकिन यहाँ पर इन्हें अपने जूते को खोलना है। तो ये दोनों खाना खाते हैं जूते को खोल कर। और खाना खाने के वक्त ईश्वरी अपने पैरों को धुलवाता है कहार से। तो ये चीज़ बीर देखता है और जैसे ही इसने ये देखा तो इसने भी अपने पैरों को बढ़ा दिया ताकि कहार इसके पैर को भी धो दे। सो जैसा कि आपको पता है इन दोनों का यहाँ पर आने का मोटिव ये था कि यहाँ पर ये अपने एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद इनका वक्त सिर्फ मौज मस्ती में निकल गया और अंडे खाने में। जी हाँ, यहाँ पर आने के बाद ये दोनों सिर्फ अंडे बॉईल करते थे और उन्हें खाते थे। तो ऐसे इन दोनों का टाइम पास हो रहा है और अब एक दिन ईश्वरी जाता है दावत में और बीर अभी घर में अकेला है, मतलब कि इसके साथ ईश्वरी नहीं है। तो इसके सामने रखा है समाचार पत्र, यानी कि न्यूज़पेपर। तो इसे इस न्यूज़पेपर को पढ़ना है, लेकिन पूरे रूम में अंधेरा है और बगल में लैंप है और जो मैचेस है जिसे हम हिंदी में कहते हैं दिया सलाई, ये भी सामने है, लेकिन ये अपने हाथ से नहीं उठाता। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसके अंदर नशा आ गया है और वो कौन सी नशा है? वो है ज़मींदारों की नशा, दूसरे शब्द में आप इसे कह सकते हैं अमीर होने का नशा। तो अब ये यहाँ पर देखता है रियासत अली को और इसे देखते ही साथ ये बहुत ज़ोर सा फटकार लगाता है, यानी कि ये बहुत ज़ोर से रियासत अली को डांटता है। तो इसकी आवाज़ को सुनने के बाद ये रियासत अली कांपने लगता है। बीर रियासत अली से कहता है कि कामचोर, तुमने अभी तक लैंप नहीं जलाया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमें ये सब पढ़ने के बाद पता चल रहा है कि बीर के ऊपर पूरा अमीरों का नशा चढ़ गया है। अब एक और इंसिडेंट है। ईश्वरी के घर में एक ठाकुर हमेशा मिलने आया करता है बीर से। क्यों? क्योंकि इस ठाकुर को पता है कि बीर गांधी जी का भक्त है, तो इसलिए ये ठाकुर हमेशा इससे मिलने के लिए आता है। तो एक दिन ये ठाकुर फिर से यहाँ पर आया हुआ है और यहाँ पर आने के बाद ये बीर से कहता है कि जब इंडिया आज़ाद हो जाएगा, यानी कि जब भारत को स्वतंत्रता मिल जाएगी, तब क्या यहाँ से ज़मींदारों की जो प्रथा है वो ख़त्म हो जाएगा। ये सुनने के बाद बीर ठाकुर से कहता है, अरे हाँ घबराओ मत, ये जो अमीर है ना, इन सब का जो घमंड है ना वो चूर हो जाएगा, तुम सिर्फ एक बार भारत को आज़ाद तो होने दो। अब ठाकुर बीर से कहता है कि अगर आप मुझे थोड़ी सी ज़मीन दे देना तो मैं आपका सेवा करूँगा अपने पूरे लाइफ। तो इसके ऊपर बीर कहता है कि अभी मेरा इख्तियार नहीं है, जैसे ही मेरा इख्तियार हो जाएगा ज़मीन पर तो मैं तुम्हें ज़मीन दे दूँगा, और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं तुम्हें ड्राइविंग सिखाऊँगा और अपने मोटर कार का ड्राइवर तुम्हें बनाऊँगा। ये सुनने के बाद ठाकुर बहुत खुश हो जाता है और ये खुशी में भांग पी लेता है। तो अब तक तो ये खुश था और जैसे ही इसने भांग पिया अब ये पागल हो गया। और शराब पीने के बाद जैसे ही सभी लोग करते हैं अपनी बीवियों को पीटते हैं, वैसे ही ये भांग पीने के बाद करता है, ये घर जाकर अपनी बीवी को पीटता है। सो अब ईश्वरी और बीर की छुट्टियां ख़त्म हो गई और अब ये यहाँ से जाएंगे वापस अपने हॉस्टल। तो अब इन्हें टिकट नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों दशहरे की छुट्टी ख़त्म हुआ है, तो सभी बच्चे अपने अपने कॉलेज या अपने अपने जहाँ जहाँ से आए थे वहाँ वहाँ रिटर्न जाएंगे, तो इसलिए इन दोनों को रिज़र्वेशन टिकट नहीं मिलता है। तो ये दोनों अब ऐसे ही जाएंगे, मतलब कि ये जनरल कंपार्टमेंट में जाएंगे अपने हॉस्टल। तो अब ये दोनों यहाँ से निकलते हैं जाने के लिए और स्टेशन में इन दोनों को छोड़ने के लिए गांव के बहुत सारे लोग आते हैं। तो अब ट्रेन आ गया और अब ये दोनों जाते हैं ट्रेन के अंदर।
जिस कंपार्टमेंट पे ये दोनों चढ़े हैं वहाँ पर ज़रा सा भी जगह नहीं है और यहाँ पर बहुत भीड़ है। तो इस कंपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं ना वो एक दूसरे के ऊपर लदे हुए हैं। एक बूढ़ा इंसान है यहाँ पर, ये बीर के सामने खड़ा हुआ है और इस बूढ़े इंसान के पीठ पर एक गठरी है। जब भी ये बूढ़ा इंसान यहाँ पर हिलता डुलता है तो इसका जो गठरी है ना वो बीर के फेस में लग रहा है और इसे बीर बर्दाश्त नहीं कर पाता, क्योंकि इसके ऊपर तो अमीरों की नशा चढ़ गई है। तो इसे ये बर्दाश्त नहीं कर पाता और लास्ट में ये इस बूढ़े इंसान को 2 तमाचा लगा देता है। और अब ये बूढ़ा इंसान कहता है कि क्यों मार रहे हो साहब जी, मैंने भी तो भाड़ा दिया है, मैं यहाँ पर फ्री में ट्रैवल थोड़े ही ना कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद बीर और भी गुस्सा हो जाता है और अब इसने 2 से 3 तमाचे और जड़ दिए। अब क्या होना था, यहाँ पर जितने भी लोग थे ना इस कंपार्टमेंट में, यहाँ से गोलियों की बौछार होती है और इनमें से एक ग्रामीण जो कि कलकत्ता जा रहा था ये कहता है कि दफ्तर माँ घुस तो पावत नहीं, उस पे इतना मिजाज। और दोस्तों यहीं पर ये कहानी एंड होती है। लास्ट में ये ईश्वरी बीर को कहता है व्हाट एन इडियट यू आर बीर। जैसे ही ये बोली सुनता है बीर ईश्वरी के मुंह से तो इसका जो नशा है वो उतर गया। और वो नशा कौन सा है, बेशक ये नशा है अमीरों वाली। तो दोस्तों यहीं पर ये कहानी एंड होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बुक में जितने पॉइंट्स थे मैंने आपको बता दिया, आप सिर्फ एक बार बुक को रीड कर ले, पूरा श्योर हो जाएगा और एग्ज़ाम में पूरा मार्क्स आएगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में।